देखिए बच्चों, मैं आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है यूलिप, वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको लेकिन यूलिप से पहले एक अमेंडमेंट समझना, पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसके मैच्योरिटी अमाउंट का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है हमारे 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन 80C, सेक्शन 194 DA और एक सेक्शन होता था सेक्शन 1010D। ये सेक्शन क्या बोलता था? जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मान लो से एग्जांपल 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और आप मान लीजिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 1,50,000 रुपये, और पॉलिसी आपने, ये पॉलिसी आपने ली है 1/7/2015 को पॉलिसी ली है। तो याद होगा आपको कि जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है वो एटीसी में क्वालिफाई करता था, है ना। और मान लीजिए यहां पे पॉलिसी का अमाउंट तुम्हारा, सपोज कीजिए बच्चों 12 लाख रुपए है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 12 से पहले ली जाती है तो आपको जो मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड होता था वो मिनिमम सम अश्योर्ड का 20% अलाउड होता था। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 12-13 में ली है तो मिनिमम सम अश्योर्ड का 10% प्रीमियम जो होता है, दैट इज 1,20,000, वही एटीसी के लिए क्वालिफाई करता है। तो जैसे आपने 1.5 लाख रुपए प्रीमियम पे किया तो एटीसी के लिए केवल 1,20,000 ही क्वालिफाई करेगा। और अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 13 ऑनवर्ड्स ली है तो हैंडीकैप्ड के लिए तो 15% क्वालिफाई करता है और नॉर्मल के लिए 10%। ये बात आपको याद होगी। अच्छा, तो आपने पढ़ा कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 12 के पहले ली है तो मिनिमम सम अश्योर्ड का 20% प्रीमियम क्वालिफाई करता है एटीसी में। 12-13 में ली है तो मिनिमम सम अश्योर्ड का 10% क्वालिफाई करता है। और 1 अप्रैल 13 के बाद ली है तो हैंडीकैप के लिए लिए तो 15%, नॉर्मल के लिए 10%। ऐसी बात आपने एटीसी में पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ा था कि जब फ्यूचर में ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मैच्योर होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए आपने सेक्शन 1010D पढ़ा था। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 प्रकार की होती है। एक तो की मैन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ पे पॉलिसी लेता है। तो ये पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो जितना प्रीमियम आपने अपनी जिंदगी में पे किया था वो प्लस आपको बोनस मिलता है, वो 100% टैक्सेबल होता था। और जो अदर देन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, इसका नियम अगर आपको याद होगा तो वहां ये बताया गया था, जब आपने पॉलिसी ली थी उसका प्रीमियम इन परसेंटेज से कम था या इन परसेंटेज से ज्यादा था। अगर इन परसेंटेज से कम था, है ना, तो वहां पे हमेशा जो भी जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी, चाहे डेथ के कारण या टाइम के कारण, वो हमेशा एग्जम्प्ट होती थी। लेकिन जब आपने पॉलिसी ली थी और इन परसेंटेज से ज्यादा था और पॉलिसी अगर डेथ के कारण मैच्योर हुई है तो बताओ मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा था और पॉलिसी टाइम के कारण मैच्योर हुई है, ठीक है, तो बताओ मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता था। ये बात आपको याद होगी। फिर अगर अमाउंट टैक्सेबल है और मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख या उससे ज्यादा था तो सेक्शन 194 DA में बताओ 5% की रेट से टीडीएस कटता था। ये बात आपको याद होगी जो अपन ने इन 3 सेक्शनों में पढ़ी थी। अब अमेंडमेंट क्या आया, यूलिप में क्या अमेंडमेंट आया बच्चों? होता क्या है, यूलिप क्या है? यूनिट यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी दे रही है और आपका इंश्योरेंस भी कर रही है। तो लोग बहुत अच्छी खासी टैक्स प्लानिंग करते थे। कैसे? देखिए बच्चों, सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपए की क्या ले ली, यूलिप ले ली। आपने 20 लाख की यूलिप ले ली।
या सपोज करो आपने 2 करोड़ रुपए का यूलिप ले लिया, ठीक है। अब आप 20 लाख की यूलिप लेके आप मान लीजिए 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, ओके। तो अब उस केस में क्या होता था, जो आपका प्रीमियम होता था ना, तो यूलिप वाले क्या करते थे, 25,000 रुपए तो क्या कर देते थे, इससे तो आपका इंश्योरेंस कवर कर लेते थे, और बाकी पैसा कहां लगा देते थे, शेयर मार्केट में लगा देते थे। बोलो। तो ऐसे, या मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मान लो 1,85,000 तो कहां लगा देते थे, कहां लगा देते बच्चों, ये तो लगा देते थे शेयर मार्केट में, और 15,000 कहां लगा देते थे, इंश्योरेंस के अंदर। अब बताओ, इसका मतलब ज्यादातर पैसा कहां लग रहा है, शेयर मार्केट में। तो बताओ, मैंने क्या बताया, आपने 20 लाख रुपए की यूलिप ली, आपने 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, और इस पॉलिसी के तहत इतना पैसा तो लगा दिया कहां, इन्होंने शेयर मार्केट में, इतने का आपको इंश्योरेंस कवरेज दे दिया। अब शेयर मार्केट में जब पैसा लगाओगे तो बच्चों पैसा तो खूब ज्यादा ही मिलने वाला है। तो अब सपोज कीजिए हर साल आप 2-2 लाख का प्रीमियम बढ़ते जा रहे हो, तो बताइए आपने 20 सालों तक कितना प्रीमियम पे कर दिया, सर 40 लाख का प्रीमियम पे कर दिया। और अब क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो बच्चों आपको जो रिटर्न मिलेगा, सपोज करो आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो सपोज करो 3 करोड़ रुपए का आपको बताओ 20 सालों में क्या मिल गया, रिटर्न मिल गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने 40 लाख रुपए प्रीमियम पे किया और आपको 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल गया, तो बताओ मैच्योरिटी पे जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब लोग क्या कहते थे, दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई नाम के आगे भी तो लिखा हुआ है यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये मैच्योर हो रही है। अब जब मैच्योर हो रही है तो सेक्शन 10(10)(d), ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये एक नॉर्मल पॉलिसी थी। अब नॉर्मल पॉलिसी के अंदर बताओ इसका प्रीमियम कितना था, 20 लाख का 10%, 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं था। तो जब 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं था तो बताइए मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो बताओ इस केस में पॉलिसी 20 लाख की थी, ठीक है, प्रीमियम कितना था बच्चों, 2 लाख। बताओ 10% से कम था या नहीं था। और बताओ जब पॉलिसी मैच्योर होगी और प्रीमियम 10% से कम था तो बताओ वो एग्जम्प्ट होगी नहीं होगी। तो बताओ इतना बड़ा हेवी अमाउंट मिल गया और आपने बताओ 10(10)(d) का बेनिफिट लेके बताओ क्या कर लिया, पूरे 3 करोड़ को एग्जम्प्ट करवा लिया। बच्चों क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई क्या आपको, जल्दी से बताइए। हाँ सर। तो बताइए क्या लोग इस तरह से क्या टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे थे, तो बताइए अच्छा खासा पैसा कहां इन्वेस्ट कर देते थे, यूलिप में। एक बात ध्यान रखते थे क्या, कि प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होगा। अब बताओ इंटायर अमाउंट अपना क्या करवा लेते, एग्जम्प्ट करवा लेते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए भाई लॉ मेकर्स का इस सेक्शन को बनाने का इंटेंशन क्या था, कि वास्तव में आपने अपनी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए मैच्योरिटी अमाउंट पे। बट यहां पे तो आपने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस का बहाना बनाकर शेयर मार्केट में पैसा लगवा दिया, बोलो, और पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट करवा लिया। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा था। इस चीज को रोकने के लिए बच्चों लॉ में क्या आया, अमेंडमेंट आया। अब अमेंडमेंट में क्या आया, कि जो जिन लोगों ने पुरानी पॉलिसी ले रखी है अमेंडमेंट से पहले, तो ये अमेंडमेंट आया 1 फरवरी 21 से पहले के बाद आया। तो जिनकी पॉलिसी 1 फरवरी 21 से पहले की है उन पर तो ये जो पुराने वाले नियम थे वही लगेंगे, सेम नियम। ये जो आपने ऊपर वाले नियम पढ़े उस हिसाब से टैक्स लगा देना, कि अगर प्रीमियम 15, 20, 30 से ज्यादा था तो ऑलरेडी टैक्सेबल था और कम था तो एग्जम्प्ट था। तो जिन लोगों ने पॉलिसी इस तारीख से पहले ले रखी है वो तो आज भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि हो सकता है प्रीमियम आज भी चल रहा हो। लेकिन जिन्होंने पॉलिसी 1 फरवरी 21 के बाद ली है
तो अब अमेंडमेंट क्या है, देखो, अगर आपका प्रीमियम इन परसेंटेज से ज्यादा है तो बच्चों अमेंडमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉलिसी इस तारीख के बाद ली है और प्रीमियम इससे ज्यादा है तो ये तो पहले भी टैक्सेबल होता था और आज भी टैक्सेबल है। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। अगर आपने पॉलिसी 1 फरवरी 21 के बाद ली है तो अगर प्रीमियम आपका 20, 10, 15 से ज्यादा था तो पहले भी टैक्सेबल होता था, नहीं होता था? होता था। तो आज भी टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 1 फरवरी 21 के बाद ली है और आपका प्रीमियम इन परसेंटेज से कम है, इन परसेंटेज से कम है, तब जाके यह अमेंडमेंट क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? तो बताइए अमेंडमेंट कब अप्लाई है? जिसने पॉलिसी 1 फरवरी 21 के बाद ली है एंड उसका जो प्रीमियम है बताओ वो क्या है, 10% वगैरह से क्या है, कम है। समझ गए बच्चों बात को? बच्चों अगर ज्यादा होगा तो पहले भी तो टैक्सेबल होता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉलिसी इस तारीख के बाद ली है और प्रीमियम इससे ज्यादा नहीं है तो अब अमेंडमेंट अप्लाई हो रहा है। अब अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आपने प्रीमियम पॉलिसी की लाइफ टाइम में कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा का पे कर दिया, मतलब पूरी लाइफ टाइम में पॉलिसी की अगर आपने मान लो एक ही यूनिट ले रखा है और आपने कभी भी पॉलिसी मान लो 20 साल की थी, किसी भी साल में अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया ना एक साल में, तो बताओ मैच्योरिटी अमाउंट 100% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मैच्योरिटी अमाउंट 100% टैक्सेबल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों बच्चों। बताओ अमेंडमेंट क्या है? ऐसी यूलिप जो 1 फरवरी 2021 के बाद इश्यू हुई है, भले ही उसका जो प्रीमियम अमाउंट है 10% से ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने पॉलिसी के पीरियड में कभी भी मान लो 20 साल की पॉलिसी में कभी भी किसी भी साल अगर 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया ना, तो भविष्य में जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी बच्चों वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। भविष्य में जो पॉलिसी मैच्योर होगी वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, बताओ वो टैक्सेबल होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई क्या? अमेंडमेंट समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलिए। यस सर। अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए डिटरमाइन वेदर द एग्जम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(10)(d) फॉर सिंगल पॉलिसी परचेज बाय 4 पर्सन। बताओ 4 लोग हैं, सी, डी, ई और कौन, एफ। इसने पॉलिसी कब ली है? 30/11/20, 10/1/21। बताओ अमेंडमेंट कब से अप्लाई है बच्चों? अमेंडमेंट कब से अप्लाई है? 1 फरवरी तो एक बार 1 फरवरी से है, तो बताओ ये तो ओल्ड है ना बच्चों, तो इन पर तो बताओ प्रोविजन लगेगा ही नहीं। अब इस पे तो ओल्ड प्रोविजन लगेगा। अब ओल्ड प्रोविजन क्या था बताओ? सम अश्योर्ड कितना है? 50 लाख। प्रीमियम कितना है? 260। बताओ ओल्ड प्रोविजन में 50 लाख का 10% प्रीमियम कितना होता है? 5 लाख। बताओ कम है ज्यादा है? कम है। कम। और जो कम है तो बताओ मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। दूसरा केस, इसने पॉलिसी पहले ली है, इसका मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है? 18 लाख। 18 लाख। बताओ प्रीमियम 10% से कम है ज्यादा है? ज्यादा है। तो बताइए जब ज्यादा होता था तो ओल्ड प्रोविजन क्या बोलता था बच्चों? जब ज्यादा होता था तो ओल्ड प्रोविजन क्या बोलता था? टैक्सेबल है। तो बताइए यहां पे बताओ मैच्योर अमाउंट क्या होगा? एग्जम्पशन होगा, टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा। अब इधर बताओ, इधर वाला केस बताओ, दोनों पॉलिसी कब ली है? कब ली है? 1 फरवरी 21 के बाद। बोलो दोनों अलग अलग है ना? कितने की पॉलिसी? 20 लाख। बताओ 20 लाख का 10% क्या होता है? 2 लाख। 2 लाख। बताओ 10% तो ऑलरेडी ज्यादा है, नहीं है? ज्यादा है। अरे जब ऑलरेडी ज्यादा है तो बताओ वैसे ही टैक्सेबल होगा। बोलो बच्चों, तो एग्जम्पशन अवेलेबल, नॉट अवेलेबल? नॉट अवेलेबल। अब बताओ इधर बताओ, पॉलिसी बाद में ली है, बताओ 35 लाख का, बताओ 10% कितना होता है? 3,50,000। तो बताओ अगर पुराने प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए, अगर पुराने प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो प्रीमियम 10% से कम है। बोलो
यस Yes, सर sir. बताओ ये एग्जाम होना चाहिए ना, लेकिन बताओ हाँ, sir. प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा था ना, Yes, sir. तो बताओ एग्जाम होगा टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? तो देखो वापस Yes, देखो, मैं sir. वापस आ जाता हूँ, वापस आते हैं। देखो बच्चों, इस पॉइंट पे आप ध्यान दो, सारा सार ही ये है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। भूल जाओ एक बार यूलिप को। बताओ क्या है, हमारा नियम ये था कि जब आपने जो पॉलिसी ली थी उसका प्रीमियम इन परसेंटेज से कम होता था तो मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा एग्जम्प्ट होता था, और इन परसेंटेज से ज्यादा होता था तो अगर मैच्योर डेथ के कारण तो एग्जम्प्ट है और नहीं तो टैक्सेबल होता था। तो बताइए ओल्ड लॉ के हिसाब से क्या होता था, अगर इन प्रीमियम से ज्यादा है तो बताइए टाइम के कारण जब मैच्योरिटी टैक्सेबल होता था। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो जो पहली वाली पॉलिसी है, क्योंकि वो तो 1 फरवरी 21 से पहले की है, तो बताइए इस केस में 10% से कम था इसलिए हमने बोल दिया एग्जिबिशन अवेलेबल है, और इस केस में 10% से ज्यादा था हमने बोला क्या है, टैक्सेबल है, एग्जिबिशन अवेलेबल नहीं है। बाद में लिए तो इस केस के अंदर प्रीमियम 10% से क्या था, ज्यादा था, तो 10% से ज्यादा तो वैसे ही टैक्सेबल है। इसमें प्रीमियम 10% से कम था लेकिन बताओ प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा था, तो बताओ कोई प्रकार की एग्जिबिशन नहीं मिलेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों, Yes, sir. बोलिए। अच्छा, यस सर अब ये तो हुई एक बात। तो देखिए बच्चे आराम से देखो, आप लोग क्या बोल रहा है फ्लो चार्ट, आराम से देखिए। अगर पॉलिसी इस तारीख के पहले ली है तो पुराना ट्रीटमेंट होगा, ये वाला। अगर आपने पॉलिसी इस तारीख के बाद ली है, प्रीमियम अमाउंट नॉट मोर देन और लेस मोर देन, तो जब मोर देन होता है तो ऑलरेडी टैक्सेबल होता है, तो इसके लिए हमको यहां कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी इस तारीख के बाद ली है और प्रीमियम अमाउंट इससे ज्यादा नहीं है, तो यहां अमेंडमेंट अप्लाई होगा। अगर किसी भी साल आपने 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया तो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ यस मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ पॉलिसी अमाउंट 15 लाख है। पॉलिसी आपने 1/4/21 को ली है। पॉलिसी आपने कब ली है? एक बार मैं क्लास में हूं यार ना, मैं 5 मिनट 10 मिनट कॉल करता हूं ना। कब ली है? 1/4/21 को ली है। बताओ बच्चों, प्रीमियम आप पे कर रहे हो 1,35,000। बताओ एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी से बताओ। यस सर मिल मिल जाएगी जाएगी। बताओ मिल क्यों जाएगी। मिलेगी? बताओ क्यों मिलेगी? सर सर 10% इसलिए से कम मिलेगी, एक सेकंड, 10% इसलिए से कम मिलेगी है क्योंकि 10% से भी कम है, 10% से भी कम है, और दूसरा और 2.5 प्रीमियम लाख भी से 2.5 लाख से क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर एग्जाम्पशन तब मिलेगी जब प्रीमियम 10% से कम है और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से कम है। ओके, नेक्स्ट। अब मान लो एक ही आदमी ने अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा यूलिप ले ली, ये भी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? हाँ, अगर एक से ज्यादा यूलिप ले लिए एक ही आदमी ने तो उसके लिए लॉ क्या कहता है? अगर आपने एक से ज्यादा यूलिप ले लिए तो उसके लिए लॉ क्या बोलता है बच्चों? उसके लिए लॉ ऐसे बोलता है, मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्सेबल इफ मोर देन 1 यूलिप इज टेकन एंड प्रीमियम फॉर ईच यूलिप डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। क्या बोल रहा है? मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्सेबल इफ मोर देन 1 यूलिप इज टेकन एंड प्रीमियम फॉर ईच यूलिप डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। यहां पे अपन लिख रहे हैं नॉट टैक्सेबल। मैच्योरिटी अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इफ मोर देन 1 यूनिट इज टेकन एंड द प्रीमियम ऑफ ईच यूनिट डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 शैल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज यूनिट हुज एग्रीगेट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख इन ईयर। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल देखो आप। मान लो एक ही पर्सन है
जिसने अलग अलग क्या ले रखी है, पॉलिसी ले रखी है। एक ही आदमी है। ऊपर वाले केस में क्या था, 4 अलग अलग आदमी थे, एक ही आदमी ने अलग अलग यूलिप ले रखे हैं, यूलिप के प्लान ले रखे हैं। अब पहला देखो, अपन को मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है, 260, प्रीमियम कितना है, 10। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम 10% से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बताओ 2.5 लाख से ज्यादा है, नहीं है तो बताओ एग्जम्पशन वैसे ही अवेलेबल नहीं है। इस वाले केस में मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है, 15 लाख, प्रीमियम 2 लाख। प्रीमियम ऑलरेडी 10% से ज्यादा है, भले ही प्रीमियम 2.5 लाख से कम हो, लेकिन प्रीमियम ऑलरेडी 10% से क्या है, ज्यादा है, किसी भी प्रकार की एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है, 5 लाख, प्रीमियम ऑलरेडी 10% से ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, किसी प्रकार की एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। एग्जम्पशन तब अवेलेबल होती है जब प्रीमियम 10% से कम हो, है ना, मिनिमम सम अश्योर्ड का, और 2.5 लाख से भी कम हो। जब दोनों बातें होगी तभी तो एग्जम्पशन अवेलेबल होगी। इसमें से, इन तीनों केस में से बताओ, दोनों में से कोई भी एक बात फेल हो रही थी, बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बताओ। इस केस Yes, में sir. 10% वाली बात पास हो रही थी, बट 2.5 लाख वाली बात फेल हो गई, इसलिए एग्जम्पशन नहीं मिली। यहां प्रीमियम 2.5 लाख से कम था, बट 10% से ज्यादा था, तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बोलो बच्चों। बट ये वाले जो केस है ना, इनमें सभी केस में प्रीमियम 10% से ज्यादा है, नहीं है, और प्रीमियम भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। देखो, किसी भी केस में नहीं है। देखो, आप देखो, बोलिए, Yes, sir. किसी भी केस में नहीं है ना। तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, लॉ क्या बोल रहा है कि इस आदमी ने पूरे साल में बताओ एग्रीगेट प्रीमियम कितना दिया, 160, 88 और 82। तो इस आदमी ने शायद एग्रीगेट प्रीमियम, ये तो हो गया 170 और 160, 330 पे किया। अब तुमको ये कह रहा है कि तुम कोई भी कॉम्बो बना लो, 2.5 लाख तक का एग्रीगेट प्रीमियम वाली पॉलिसी है तो एग्जम्प्ट होगी, उसके बाद टैक्सेबल होगा। अब जैसे मान लो मैं कौन सा कॉम्बो बनाता हूं, मैं बनाता हूं 4, 5 और 6 का। तो अगर मैं 4, 5, 6 का कॉम्बो बनाता हूं तो 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 88, बताओ इन तीनों का टोटल 2.5 लाख से कम है, नहीं है? कम है सर. तो बताओ ये वाली पॉलिसी तो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, और चौथी वाली क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो इस केस में एक कॉम्बो क्या बन सकता है कि मैंने इन तीनों का कॉम्बो बनाया, बोलो क्या इन तीनों का टोटल 2.5 लाख से कम है? Yes, sir. तो ये तो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट, ये वाली क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बोलो, Taxable. अगर मैं इन तीनों का कॉम्बो बनाना चाहूं, बताओ इन तीनों का कॉम्बो बना सकता हूं क्या मैं? नो सर। No, sir. क्योंकि 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो कॉम्बो किसका बनाओगे, जिनका टोटल 2.5 लाख से क्या हो, कम। से कम रहेगा। तो आप कोई सा भी कॉम्बो बना लो 2.5 लाख वाला। तो जैसे मैंने, मेरे लिए ये वाला कॉम्बो सही लग रहा है मुझे, कौन सा वाला, ये वाला, ये और ये। तो बताओ इन तीनों का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा ना, बोलो। तो No, sir. इनका मैच्योरिटी अमाउंट तो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, और ये वाला क्या होगा बच्चों, टैक्सेबल होगा। Taxable. आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो बच्चों। यस सर। ठीक Yes, है? sir. अच्छा, अब छोटे मोटे और अमेंडमेंट आए। पहली बात बताओ, यूलिप जो होगा ना, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन बदल दी गई। यूलिप के अंदर पैसा अगर टैक्सेबल होगा तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा। यूलिप का पैसा अगर टैक्सेबल होगा ना तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा। 194 डीए में अमेंडमेंट आया कि यूलिप के मैच्योरिटी अमाउंट अगर एक ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा, तो उस पर 5% की रेट से टीडीएस कट गया आएगा। अब और क्या क्या बातें आई, यूलिप को हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स मानेंगे। आपको याद है 112A और 111A 3 चीजों पे लगता है। इक्विटी शेयर जब खरीदते समय, बेचते समय एसटीडी लगाओ, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो इंटर में नहीं होती, फाइनल में बताते हैं, और एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स। तो बताओ यूलिप को इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स माना है, इससे क्या होगा, यूलिप पर भी सेक्शन कौन सा लगेगा, 112A। तो बताओ जब 112A लगेगा तो यूलिप का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई इंडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गेन निकालते समय 1 लाख माइनस करेंगे और रेस्ट अमाउंट पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा। और कितना कैपिटल गेन लगेगा, जितना मैच्योरिटी में अमाउंट रिसीव हुआ
और जितना प्रीमियम पे किया इज इक्वल टू कैपिटल गेन। बताओ बच्चों क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। एक तो यूलिप का अमाउंट अगर टैक्सेबल है तो कौन से हेड में जाएगा, कैपिटल गेन जाएगा, है ना। 112 ए अप्लाई होगा, गेन निकालते समय 1 लाख माइनस कर देना और 10% की रेट से टैक्स लगेगा और इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यूलिप के मैच्योरिटी अमाउंट पे टीडीएस कट के आएगा अंडर सेक्शन 194 डीए 5% की रेट से। तो बच्चों यूलिप समझ में आ गया क्या बच्चों आपको? बोलिए बच्चों, ठीक है। यस सर। मैंने ये फाइल आपसे शेयर कर ली है और फिर भी कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।